फिर से एक बार आज बीटी शाहनी नवीन हाई स्कूल के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इन दिनों में जब आप सभी लॉकडाउन में हैं और कोरोना वायरस के इस समस्या से पीड़ित है, आप सभी सुरक्षित होंगे। लेकिन फिर भी हमें सावधानी लेना ज़रूरी है। हमें यही प्रयत्न करना है कि इस परेशानी का तूफान हमारे सिर से गुजर जाए, जिससे कि फिर सभी नॉर्मल हो जाने के पश्चात हम अपनी रेगुलर स्कूल को अटेंड कर पाएँ। लेकिन तब तक स्कूल यही प्रयास कर रहा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो भी आपकी पढ़ाई है वो करवाई जाए और कोई भी नुकसान आपका होने न पाए। और इसीलिए आज हम 8वीं क्लास के इस मैथ्स में आगे की पढ़ाई की तरफ चल रहे हैं। और एक और कॉन्सेप्ट जो है, एक और संकल्पना जिसको हम समांतर रेखाएं कहते हैं, और उसके साथ तिर्यक रेखा को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। और उसमें हमने ये देखना है कि इस ज्योमेट्री वाले भाग के द्वारा हम इस गणित को किस प्रकार से अच्छी तरह से सीख पाए। मुझे उम्मीद है कि पिछले जो क्लासेस हुई है उसके सभी होमवर्क आपने पूरे किए होंगे। आपकी जो बनाई हुई नोटबुक है उसके अंदर आपने सभी बातें लिखी है, डायग्राम पेंसिल के द्वारा ड्रॉ किए होंगे। आइए अब हम आज की संकल्पनाओं की ओर चलते हैं, जिसमें पहले हम पुरानी कुछ बातों को दोहराएंगे और उन दो बातों को दोहराते समय हम लोग कुछ बातें देखेंगे। और उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हम छोटी क्लास में सीख चुके हैं वो है बिंदु। और इस बिंदु के अंदर अब हम जाते हैं तो सभी को मालूम है कि इस प्रकार का जो पॉइंट है वो बिंदु कहलाता है। और इस बिंदु के लिए हम लोग अलग अलग बातें, जैसे पेंसिल की नोक हम कहें, या हम कहेंगे कि किसी भी मेज का कोना कहिए, या कीले की नोक कहिए, ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट है उसी को हम बिंदु के बारे में कहते हैं। उसी के बाद हमने और एक संकल्पना जो देखी है, और वो संकल्पना है इस प्रकार से, और इसको हम लोग कहते हैं रेखा, लाइन। और ये लाइन जो या रेखा है ये बिंदुओं का समुच्चय, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, और इसके दोनों ओर तीर के निशान दिखाई देते हैं, दोनों ओर एरो है। और ये प्रदर्शित करते हैं कि इसके अंदर असंख्य बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं, समुच्चय के रूप में मौजूद है। और ये इस तीर की द्वारा दाहिनी तरफ और इस तीर की ओर बाईं ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि रेखा को नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी लंबाई यह अनंत होती है। तीसरा जो हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं और वो है संकल्पना प्रतल। प्रतल मतलब प्लेन, जिसको हम लोग कहते हैं ये एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर का आकार का है, लेकिन इसका भी विस्तार जो है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ अनंत है। और इसके लिए अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि अपना मेज जो टेबल है उसकी सरफेस, दीवार की सरफेस, फर्श, नोटबुक की और किताब की जो पृष्ठभाग, ये सब प्रतल होते हैं। रेखा के लिए अगर हम कहें तो कोई भी जो लाइन खींची हुई लाइन है, या हम कहेंगे कि पेंसिल कहेंगे या पेन कहेंगे, ये सब सीधी स्ट्रेट होती है, और इसीलिए इस रेखा को हम सरल रेखा भी कहते हैं। और बिंदु के बारे में मैं आपको बताया। तो इस प्रकार से ये तीन जो कॉन्सेप्ट है या तीन जो संज्ञा है वो भूमिति जो भी है, जो आगे हमेशा बरकरार रहेगी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए ये छोटी क्लास से हम लोग सीखते हैं और इसी को आगे लेकर हम आगे की तरफ बढ़ने वाले, और उसी में एक और संकल्पना हम आगे की तरफ देखेंगे। लेकिन इन तीनों के बारे में आप लोगों ने जो सीखा हुआ है वो अपने ध्यान में आपने रखना है, और इन तीनों आकृतियों को भी अपनी नोटबुक में बनाना है। अब अगली संकल्पना जो अब हम सीखने जा रहे हैं वो संकल्पना है, वो है समांतर रेखाएं।
इसमें ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। जब भी हम रेखाएं बनाएंगे दोनों तरफ तीर के निशान बनाएंगे, और ये दो रेखाएं जो है वे समांतर रेखाएं कहलाती है। अब ये समांतर रेखाएं इसलिए कहलाती है, और उसकी परिभाषा हम आगे देखेंगे, लेकिन ये इसके जैसे और भी समांतर रेखाओं के क्या उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे आप लोग आपकी नोटबुक में जब लिख रहे तो वहां पे जो खींची हुई लाइनें, वो जो लाइन होती है वे समांतर होती है। यहाँ पर भी ब्लैक बोर्ड में देखिए ऊपर का और नीचे का, जिसको अपन लेंथ वाला भाग कहते हैं, लंबाई वाला भाग, ये भी एक दूसरे के समांतर है। ये ब्रेड्थ वाला भाग है दाएं बाएं, ये भी समांतर है। रेलवे लाइन की तरफ अगर हम देखेंगे तो रेलवे लाइन जो दिखाई देती है और जो ट्रैक चलते हैं वो भी ठीक तरह से समांतर होते हैं। और कई बार हमको पीटी में कहते हैं कि दोनों हाथ सीधे कीजिए, दोनों हाथ समांतर रखिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जो हमें समांतर दिखाई देती है। हम जब रोड से गुजरते हैं तो आप लोग देखते हैं कि रोड के ऊपर भी एक दाएं बाएं तरफ चलने वाले दो लेन बने होते हैं। जब हम जॉगिंग ट्रैक पर जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैक के ऊपर भी लाइनें खींची होती है, जिसके बीच में एथलीट दौड़ते हैं, वे भी आपस में समांतर होते हैं। तो समांतर रेखाएं होती क्या है, परिभाषा लिखने के पहले हम समझ लेंगे कि इन दोनों के बीच में जहां कहीं भी हम दूरी देखेंगे, वे सब दूरियां जो होती है, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी नाप लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लो, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लो, ये सभी जो है वो आपस में कैसी होती है, समान होती है। ये सभी दूरियां आपस में समान होती है। तो जब कभी हम ये दूरियां बीच में नापी जाएंगे, सब अगर समान मिले तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। और इसमें और एक बात जो है वो भी अब इस क्लास में हम सीखेंगे। जो छोटी क्लास में हमने परिभाषा सीखी थी कि दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी और एक बात जोड़ी गई है, और वो है कि वो दोनों भी एक ही प्रतल में होना जरूरी है। ये एक प्रतल है और इस प्रतल में ही दोनों रेखाएं समाविष्ट है, इसलिए भी ये समांतर रेखाएं कहलाती है। अगर इस प्रतल से बाहर हो तो वो समांतर रेखाएं नहीं कहलाएगी। तो आइए फिर से हम परिभाषा, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा को लिखेंगे अपनी कॉपी में। मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, जगह का अभाव होने के कारण मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, इसलिए आप लोगों ने, मैं डिक्टेट करते समय आप लोगों ने इस परिभाषा को लिख लेना है। अगर आप स्लो है तो फिर से उसको पीछे जाइए, रिवर्स कीजिए वीडियो, और फिर से इसे जब आप आकृति बनाएंगे तो उसके साथ इसको आपने लिखना है। तो लिखिए परिभाषा जो मैं आपको बोलता हूँ कि दो रेखाएं समांतर तब कहलाती है जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती तथा वह एक ही प्रतल में स्थित होती है। रिपीट कर रहा हूं, दो रेखाएं समांतर रेखाएं तब कहलाती है जब वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती तथा एक ही प्रतल में समाविष्ट होती है। और उसके बाद आपने इस डायग्राम या इस आकृति को बनाना है। और ये डायग्राम आप जब बनाएंगे तो बीच का आप ये न बनाएं, क्योंकि मैंने इसे समझाने के लिए लिखा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन रेखाओं को स्मॉल लेटर के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर के द्वारा नहीं। कैपिटल लेटर के द्वारा बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये बिंदु है तो इसको आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, लेकिन रेखाएं जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर के अंतर्गत आती है। तो ये दो रेखाएं इसकी आकृति बनाई है और बाजू में आपने इसकी परिभाषा लिखनी है। तो ये परिभाषा जो आप लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, टाइटल है समांतर रेखाएं, जो पाठ का नाम भी है। अभी अगली जो कॉन्सेप्ट अपन सीख रहे हैं वो है प्रतिच्छेद। ये अब आपको पहले ही मालूम है कि प्रतिच्छेदन रेखाएं मतलब
दो रेखाएं होंगी, ये पहली रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, ये तो समांतर हो गई। लेकिन प्रतिच्छेदन के लिए क्या होगा कि ये जो रेखाएं हैं वो सीधी ना होकर वो इस प्रकार से चलेगी और एक दूसरे को काटते हुए जाएगी। अब की बार भी इसका नाम है एल और इसका नाम एम है, और एक बिंदु को प्रतिच्छेदित कर रही है, इसका नाम हम ए दे देते हैं। तो ये पहली परिभाषा समांतर रेखा हो गई, तो दूसरी प्रतिच्छेदन रेखा है। अब इसमें परिभाषा आपने पहले लिख लेनी है, उसके बाद ये आकृति आपने जो बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई जा रही है वो आकृति आपने ड्रॉ करनी है, पेंसिल से ड्रॉ करनी है, सुंदर आकृति बनाएंगे और फिर परिभाषा को लिखेंगे। परिभाषा सभी विद्यार्थी नोट करेंगे, और परिभाषा इस प्रकार से कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है और एक दूसरे के समांतर नहीं होती, उन्हें प्रतिच्छेदन रेखाएं कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तथा एक दूसरे के समांतर नहीं होती, उन्हें प्रतिच्छेदन रेखाएं कहते हैं। एक और पॉइंट इसमें जोड़ देंगे कि यह दोनों भी रेखाएं एक ही प्रतल में समाविष्ट होती हैं। ये दोनों भी रेखाएं एक ही प्रतल में समाविष्ट होती है। तो इस प्रकार से ये हमने परिभाषा सीखी कि यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर समान है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी दो बिंदु लेंगे तो उनके और अलग अगले दो बिंदुओं के बीच का अंतर कभी भी समान नहीं होता, अलग अलग अंतर होता है। और अलग अलग अंतर होने के कारण वे जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ाई जाती है, वे एक दूसरे को जाके काटती है, किसी एक बिंदु पर काटती है, और ऐसे अवस्था में ये दोनों भी सरल रेखाएं एक दूसरे को काटने के कारण ये प्रतिच्छेदन रेखाएं कहलाती है, और जो एक दूसरे को नहीं काटती वे समांतर रेखाएं कहलाती है। और इसीलिए अब हम ये सब बातें जो यहाँ पर सीख चुके हैं, परिभाषा भी आप लोग पहले सीख चुके हैं, इसमें कुछ थोड़ी सी बातें हमने ऐड की, लेकिन अब जो हम सीखने जा रहे हैं वे समांतर रेखाओं को काटने वाली और एक रेखा है, तीसरी रेखा, जिसको अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि तीसरी रेखा और एक काट रही है, और इसलिए इस रेखा को अपन लोग तिर्यक रेखा भी कहेंगे। अब यहाँ पर ये है एल, ये है एम, और ये जो तीसरी रेखा इसको काट रही है उसका नाम है एन। जो बिंदु है वो है बिंदु ए, ये वाला, और ये वाला बिंदु है बी। अब यहाँ पर दो समांतर रेखाओं के अलावा और एक तीसरी रेखा भी आ गई, और इसी कारण से इस तीसरी रेखा को हम लोग नाम दे रहे हैं तिर्यक रेखा। इंग्लिश में उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। रेखा एल समांतर रेखा एम के, और इसको लिखते समय हम लोग कई बार इस प्रकार से भी लिखते हैं प्रतीकात्मक स्वरूप में। रेखा एल और रेखा एम के बीच में दो खड़ी लाइनें लेते हैं हम लोग। ये बताता है, ये प्रतीक है, ये चिन्ह है समांतर रेखाओं का। तो यहाँ पे दो समांतर रेखा है, पहली रेखा एल, दूसरी रेखा एम, और ये दोनों वो काटने वाली और एक रेखा जा रही है जिसका नाम है एन, और वे बिंदु ए तथा बी पर उसको प्रतिच्छेदित कर रही है। इस प्रकार से अब इसके अंदर हमें कुछ भाग दिखाई देंगे, और वे भाग है इसका, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये अंदर का जो भाग है इसको अपन अंतःभाग कहते हैं, और ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये वाला भाग, इस बाहर ये वाला भाग, इसको अपन लोग बाह्य भाग कहते हैं। ये बाह्य भाग है और ये है अंतःभाग। अंत और बाह्य भाग। बाह्य भाग जिसको अपन इंग्लिश में एक्सटीरियर, और अंतःभाग मतलब इंटीरियर पार्ट है इसका। अर्थात अंतःभाग का मतलब ये घिरा हुआ है और ये खुला हुआ है। खुला हुआ है इसलिए बाह्य भाग, घिरा हुआ है इसलिए वो
अंतभाग कहलाता है। और इसीलिए ये बाह्य भाग और अंतभाग और तिर्यक रेखा के द्वारा ये दोनों जो समांतर रेखा है, इसके बारे में और अधिक हम लोग अब आगे अभ्यास करने जा रहे हैं और अधिक बातें सीखने जा रहे हैं कि ये तिर्यक रेखा ये कार्य इसके प्रतिच्छेदन करने के बाद किस किस बातें या कौन कौन से प्रकार के कोण निर्मित करती है। यहाँ पर अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि रेखाएं कोण नहीं थे, परंतु जैसे ही इसे काटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है यहाँ पे कोण की निर्मित हो जाती है। कोण अर्थात दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काटती है और इस कोने को हम लोग शीर्ष बिंदु भी कहते हैं और इस प्रकार से कोण को हम मापते भी है। तो आइए अब अगले इस भाग में हम लोग जाएंगे और वहां पर इन समांतर रेखाओं के द्वारा कौन सी कैसे तिर्यक रेखा निर्माण होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर से मैं आपको काम देने जा रहा हूँ, आपकी कॉपी में आप बिंदु, रेखा, प्रतल इसकी आकृति बनाए, परिभाषाओं के साथ समांतर रेखा, प्रतिच्छेदन रेखा है और ये दो आकृति अपनी कॉपी में बनाए और यहाँ पर उसका संकेत भी लिखे। यहाँ पर इसको हम L और M ये समांतर नहीं है तो समांतर लगा के इसको कट कर देंगे, इस प्रकार से काटेंगे। तो ये संकेत है रेखा L समांतर है M के, ये संकेत है रेखा L समांतर नहीं है M के। तो ये आकृति, ये चिन्ह और ये परिभाषा आपकी कॉपी में आप लोगों ने लिख लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर एक और आकृति मैंने बनाई है, तिर्यक रेखा, बाह्य भाग, अंतभाग, और ये आकृति भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ये इसके बारे में आपको मैं कक्षा कार्य बाद में देने वाला हूँ, वो अपन हम लोग बाद में देखेंगे। तो समांतर रेखाओं के नाम है रेखा L और रेखा N। और इस समांतर रेखाओं को यहाँ पर एक रेखा जिसका नाम है N, उसको दोनों को काटती हुई अर्थात प्रतिच्छेदित करती हुई जा रही है। और इस अवस्था में पहली रेखा के साथ बिंदु A प्रतिच्छेदन बिंदु मिल रहा है, रेखा M के साथ उसे बिंदु B प्रतिच्छेदन बिंदु मिल रहा है। और इस प्रकार से इस तीसरी रेखा को हमने नाम दिया है तिर्यक रेखा। अब ये तिर्यक रेखा के कारण ये दोनों समांतर रेखाएं कुछ कोण की निर्मित करने जा रही है और ये सभी कोण जो है ये जोड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। ये सभी संगत कोण, अंतः कोण, एकांतर कोण। अंतर कोण, एकांतर कोण के दो प्रकार हम देखेंगे। तो ये सभी जोड़ियों के अंतर्गत पाए जाते हैं और इन्हीं जोड़ियों का अध्ययन अपन इसके अंतर्गत करने जा रहे हैं। तो आइए हम इन जोड़ियों को सीखना शुरू करें और इन जोड़ियों को सीखते समय हमें उनके मापों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। इन मापों का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि संगत कोण, ये संगत कोण किस प्रकार के कोण होते हैं। तो यहाँ पर इस आकृति में इस रेखा के ऊपर कुछ कोण बन रहे। ये कोण है 2, 3, 4। मैं आपको उसके नंबर लिख देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छी तरह से ध्यान में आएगा कि वे नाम दे देता हूँ A, B, C, D, E, F, G, H। हाँ, तो कोण A, कोण B ऊपर की तरफ है, तो D और C इस रेखा के नीचे की ओर, F और E इस रेखा के ऊपर की ओर बने हुए दो कोण हैं, तो G और H इस रेखा के नीचे की तरफ बने हुए कोण हैं। तो अब संगत कोण जब हम लेते हैं तो अगर हम इस कोण को लेते हैं, यहाँ पर कोण B को हम लेते हैं, ये ऊपर की तरफ बना हुआ कोण, तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के द्वारा बनने वाला ये ऊपर की तरफ का कोण। तो अगर ये ऊपर का कोण है तो यहाँ भी आपको ऊपर का कोण लेना पड़ेगा। अर्थात हमने कौन सा कोण लिया, देखिए B लिया और कोण E लिया, ऊपर के दोनों के कोण, पहली जोड़ी संगत कोण। फिर हम बाईं तरफ चलते हैं, वहां पे हमने कोण A लिया, ऊपर का कोण है तो यहाँ भी ऊपर का कोण लेना पड़ेगा F। तो दूसरी जोड़ी ली हमने A के साथ F। तो ये दोनों भी ऊपर की तरफ बनने वाले कोण हैं। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। अब हमने नीचे का इस तरफ से अगर C लिया तो इधर का नीचे वाला H लेना पड़ेगा। अगला है C के साथ है कोण H। तीसरी जोड़ी
और बची हुई चौथी जोड़ी है बाईं तरफ नीचे के दोनों कोण, डी के साथ कोण जी, डी के साथ कोण जी। फिर से एक बार दिखा दूं आपको कि 4 जोड़ियां यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तिर्यक रेखा के द्वारा बनने वाले दोनों, ऊपर का कोण बी और इधर के ऊपर का कोण ई, ये पहली जोड़ी है। इधर बाईं तरफ जाएंगे ऊपर के साथ ए और उसके साथ है ऊपर की तरफ एम से बनने वाला कोण एफ, ए के साथ है। तीसरा नीचे की तरफ दाहिनी तरफ सी के साथ इधर नीचे का है कोण एच, जो चौखट में दिखाई दे रहा है, सी के साथ है। और बाईं तरफ डी के साथ जी दिखाई दे रहा है, जो नीचे की तरफ है। इस प्रकार से इस संगत कोण को हम जब सीख रहे हैं तो यहाँ पर इस तिर्यक रेखा ने इन समांतर रेखाओं को 8 कोणों में बांटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 कोणों की 4 जोड़ियां बनती हैं और इस 4 जोड़ियों में ये दिख रही है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, और इस 4 जोड़ियों में हमको दिखाई देगा कि संगत कोण किस प्रकार से होते हैं। या तो वो ऊपर की तरफ बनते हैं या तो फिर वो नीचे की तरफ बनते हुए दिखाई देते हैं, पर वो ऊपर की तरफ नीचे तरफ, दाएं है तो दाएं दाएं, बाएं है तो बाएं बाएं देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से पहली जोड़ियां जो हो गई वो संगत कोण की हो गई। अब अंतःकोण नाम में ही छुपा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है और ये वाला भाग जो है, ये खुला होने के कारण ये बाह्य भाग कहलाता है। लेकिन ये वाला जो भाग है या ये वाला है, ये दोनों रेखाओं के बीच में घिरा हुआ भाग है। और अगर ये दोनों रेखाओं के बीच में घिरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे अंतःभाग। तो इस अंतःभाग में कुछ कोणों की जोड़ियां अपने को मिलती है। तो देखिए दाहिनी तरफ है सी और ई, पहली जोड़ी है सी के साथ। ये अंतःभाग में दोनों भी दाईं तरफ है, लेकिन कहां पे बन रही है वो, एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है। दूसरी जोड़ी है बाईं तरफ, बाईं तरफ है कोण डी के साथ कोण है, देखिए ये वाला डी और ये वाला है। उसके बारे में जो इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा। अब है एकांतर कोण। एकांतर कोण में 2 प्रकार होते हैं, एक तो अंतःभाग में एकांतर कोण है और एक बाह्य भाग में एकांतर कोण है। तो अंतःभाग में एकांतर कोण अलग है और बाह्य भाग में एकांतर कोण अलग। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पर भी देखिए। पहले अंतःभाग के अंतर एकांतर कोण और फिर अपन देखेंगे बाह्य भाग के एकांतर कोण। तो देखिए एकांतर का मतलब है, यहाँ पर हमने देखा या तो ऊपर ऊपर या नीचे नीचे के कोण है। यहाँ पर हमने देखा कि अंतःभाग में अंदर ऊपर और एक नीचे का। अब यहाँ पर ऐसा है कि एक दायां है और एक बायां है अंतःभाग में। तो अगर हम डी लेते हैं यहाँ पर, देखिए मैं आपको दर्शाता हूँ। अगर हम यहाँ पे डी लेते हैं ये वाला, तो डी के साथ ये वाला है अंतःभाग का दूसरा कोण। एक हमने अगर डी लिया तो दूसरी तरफ का अंतःभाग का कोण है ई। अंतःभाग में कुल 4 कोण है, देखिए 1 ये 2 बाईं तरफ बने, 3 और 4 दाहिनी तरफ बने हुए। तो हमने अगर पहला बाईं तरफ का डी लिया तो हमको यहाँ पर ई लेना पड़ेगा बाईं तरफ का। ठीक, इसके उल्टा अगर हम सी पे आते दाहिनी तरफ का तो हमको एफ लेना पड़ेगा बाईं तरफ से। तो सी के साथ हम लोग क्या लेंगे, कोण एफ को लेंगे। ये एकांतर कोण है, एक इधर का तो एक उधर का। डी के साथ ई, सी के साथ एफ। और उसके बाद हम लोग बाह्य भाग की तरफ जाएंगे। अब बाह्य भाग में हम लोग क्या करना पड़ेगा, अभी अंतःभाग के अंदर के एकांतर कोण। अब बाह्य भाग में कोण ए के साथ यहाँ पर ये लिया तो इधर का आपका आएगा कोण एच। और अगर हम यहाँ से लेते इस तरफ का बाह्य भाग का कोण तो फिर हम इधर बी के साथ जी लेना पड़ेगा, बी के साथ जी लेना पड़ेगा। बाह्य भाग में भी अपोजिट है, अर्थात दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि विपरीत दिशा में। एक दाहिनी तरफ है बी बाह्य भाग की तरफ, तो सी बाईं तरफ। यहाँ पे हमने ये लिया कोण ए,
तो हम लोग यहाँ पे लेंगे h। इस प्रकार से अभी हमने देखा कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा अगर प्रतिनिधित्व करती है तो कुल 8 कोण बनते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, और इन चारों में कुछ जोड़ियां पाई जाती है, क्योंकि इस जोड़ियों के द्वारा ही हम आगे के दिनों में बाकी की बातें पढ़ने वाले हैं। और उसमें संगत कोण इसकी 4 जोड़ियां पाई जाती है, अंतःकोण इसकी 2 जोड़ियां पाई जाती है, दाएं बाएं एकांतर कोण के भी 2 भाग है। पहला है आपका अंतभाग जिसमें 2 जोड़ियां और बाएं भाग है, इसमें आप इसको ए ले लीजिए, इसको नंबर 1 डालो और इसको 2 कर लो। तो अभी आपने अपनी कॉपी में इस आकृति को बनाना है और साथ में इन सबको आपने नोट करना है। और कक्षा कार्य में मैं आपको आकृति देने जा रहा हूँ, ये सब नोट करेंगे आप लोग, और नोट करने के बाद मैं कक्षा कार्य में आपको एक आकृति देने जा रहा हूँ। इस आकृति को आपने अपनी कॉपी में बनाकर यहाँ पर आपने इस आकृति के इन 4 भागों को ढूंढकर निकालना है। इन 4 भागों को आपने ढूंढकर निकालना है। ये कक्षा कार्य क्लास वर्क है आपका। ये आपकी रेखा L है, रेखा M है, ये रेखा N है। नाम आप मैं यहाँ पे बदल दे रहा हूँ। इसमें देखिए, इसको मैं अपना नाम दे रहा हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ, A B C D E F, ये G, ये आपका थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, A। अब यहाँ पर मैंने आकृति वैसी ही बनी हुई है, सिर्फ मैंने उसका क्रम बदल दिया है। और इस कार्य को आपने ये पूरा पढ़ने के बाद इस कार्य को आपने करना है, और ये आपका आज का कक्षा कार्य भी है। तो आप इसको नोट करें और ये करके देखें। फिर मैं आपको गृह कार्य देने जा रहा हूँ। फिर से इस आकृति को बनाएं और इन बातों को आप नोट करें। इन दिनों में जब सब जगह वायरस फैले हैं, हम अपनी खुद की सुरक्षा खुद करें, अपने हाथों को धोएं, चेहरों पर अपन मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। तो निश्चित ही आप इस बीमारी से अर्थात कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी जरूरी है, और पढ़ाई के लिए आपको जो ऑनलाइन बातें सिखाई जा रही है ये आपके टेक्स्ट बुक से हैं, और इसको अगर आप सीखेंगे तो निश्चित ही जैसी क्लासेस खुलती हैं तो आपके परीक्षा और आपके अच्छे अंक और ज्ञान में वृद्धि होगी। क्योंकि हम बीमारी से दूर रहेंगे लेकिन पढ़ाई से दूर रहकर नहीं चलने वाला। वेलकम, सबका स्वागत है फिर से। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, इसके गुणधर्मों का हमने पीछे के पाठ में अध्ययन किया, और उसके अंतर्गत मैंने आपको दिखाया और सिखाया भी कि 2 रेखाएं हैं, ऊपर वाली L, नीचे वाली M। इन 2 रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को नहीं काटती लेकिन एक ही प्रतल में स्थित है। इस रेखाओं को एक और तीसरी रेखा जिसका नाम है रेखा N प्रतिच्छेदित कर रही है, अर्थात काटती हुई जा रही है। तो इसके द्वारा कुल मिला के कितने 4 कोण ऊपर A पर, बिंदु A पर, और दूसरे प्रतिच्छेदन बिंदु B पर 4 कोण, ऐसे कुल मिला के 8 कोण बनते हैं। ये मैंने आपको सिखाया है और आपने अपनी कॉपी में नोट भी अवश्य किया होगा। साथ में यहाँ पर कुछ जोड़ियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, वो है इस प्रकार से संगत कोण की जोड़ियाँ, जो ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऐसी कुल 4 जोड़ियाँ दिखती है। अंतःकोण, ये जो अंदर वाला भाग है वहाँ पर 2 जोड़ियाँ बनती है, एक दाईं तरफ एक जोड़ी बाईं तरफ। परंतु एकांतर कोण के 2 प्रकार दिखाई देते हैं। एक अंतभाग में, ये अंतभाग है, इन अंतभाग में एकांतर कोण की 2 जोड़ियाँ मिलती है। तो ये जो बाह्य भाग है, इन बाह्य भागों में भी एकांतर कोण की 2 जोड़ियाँ मिलती है, अर्थात एकांतर कोण के कुल मिला के 4 जोड़ियाँ बनती है 8 कोणों के लिए। तो इस प्रकार से हमने इन नियमों के कैसे बनते वो देखा। लेकिन अब हम इन नियमों के बारे में जब देखने जा रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग कुछ स्वरूप को और अच्छी तरह से सीख लेंगे।
कि संगत कोण किस प्रकार से बनते हुए दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद हम उसके कोणों के बारे में सीखना प्रारंभ करेंगे। तो पहला प्रकार हम देखते हैं कि संगत कोण जो है ऊपर ऊपर, कुछ लोगों को ध्यान में नहीं आया होगा इसलिए मैं फिर से आपको लिए बता देता हूँ कि ये संगत कोण के लिए आपने इंग्लिश का एफ दिमाग में रखना है, एफ दिमाग पे रखना है। अर्थात ये कोण इस प्रकार से बनते हैं, कभी ऐसा एफ बनेगा तो कभी ऐसा एफ बनेगा, कभी ऐसा एफ बनेगा तो कभी ऐसा एफ बनेगा, और इसके बीच में ये जो बिंदु बना रहा हूं वो कोण जो है फिर उसके संगत कोण है। रिपीट कर रहा हूं कि बी और एफ, ये बी और एफ आपको बताया था मैंने, ये उल्टा एफ, सीधा एफ, इस प्रकार से एफ, जहां जहां पे ये बिंदी लगाए उस कोनों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे जो आपको पिछले पार्ट में मैंने दिखाए, तो वो इस प्रकार के भाग है। अंतःकोण जो होते हैं उसके लिए अपने अल्फाबेट दिमाग में रखना है, उसको कहते हैं अपन सी। अगर एक ऐसा सी बनता हुआ दिखाई देगा आपको और एक ऐसा सी बनते हुए दिखाई देगा। इस प्रकार से अंतःकोण के लिए अपने को सी का ध्यान दिमाग में रखना है। तो अंतःभाग के एकांतर कोण के लिए अपने को अंग्रेजी का Z जो है वो दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर ऐसा एक Z बनते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ऐसा उल्टा Z और सीधा Z बनते हुए दिखाई दे रहा है। और बाह्य भाग के लिए अपने को इस प्रकार से कोण बनते हुए दिखाई देंगे। ये ऐसे आकृति दिखाई देगी आपको, और इस प्रकार के यहाँ पर ये अंतःकोण है, यहाँ पर ये एकांतर कोण है जो बिंदी बना रहा हूं मैं, यहाँ पर ये कोण जो दिख रहे हैं वे बाह्य भाग में बनने वाले कोण। तो इस प्रकार से इन कोणों के बारे में हमने कैसे बनते हैं, इसका स्वरूप कैसा होता है, इसकी रचना कैसे होती है, इन बातों को सबको सीख लिया। और एफ के जैसे जब जब कोण दिखाई देंगे तो हम कहेंगे वे संगत कोण है, सी के जैसे कोण दिखाई देंगे तो हम कहेंगे कि वे अंतःकोण है। जब आपको यहाँ पर जेड के समान अंतःभाग में कोण बनते हुए दिखाई देंगे तो हम कहेंगे कि अंतःभाग में बनने वाले एकांतर कोण है। और इस प्रकार की आकृति जब अपने को दिखाई देगी तो हम कहेंगे कि बाह्य भाग में बनने वाले एकांतर कोण है। लेकिन अभी हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न यही निर्माण होता है कि इन कोणों में मापें नहीं लिखी हुई है और मापों के आधार पर हम कोणों को सीखते हैं। तो ये मापों की क्या विशेषताएं दिखाती है, और इस मापों की विशेषताओं के आधार पर हम देखेंगे कि इस तिर्यक रेखा द्वारा जो निर्मित कोण है वो जोड़ियां कुछ नियम हमको देती है, कुछ रूल्स देती है। वो कैरेक्टरिस्टिक या रूल है तो भी क्या। तो आइए अब ये सब आपको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, आप फिर से दोबारा इस आकृति को बनाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा इस आकृति को बनाएंगे और इस आकृति को बनाने के बाद दोबारा इसे संगत कोण के इन कोणों को लिखिए। और ये आपको संकेत जो दिए हुए वे संकेतों को आपने बनाने हैं, ये संकेत को आपने बनाने हैं, वैसे इन संकेतों को आपने बनाने हैं, यहाँ पे इन संकेतों को आपने बनाने हैं और इस संकेत को भी आपने बनाने हैं, जिससे कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से अच्छे से बैठ जाएगा। तो मैं आपको जूम करता हूँ, इस आकृतियों के नाम, इसे और इनके कैसे बनावट है इसको आप बनाइए और फिर हम लोग कोणों की तरफ बढ़ते हैं। जूम किया जा रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। नहीं समझ में आता है तो दोबारा उसे आप देखते जाइए। अगर आप दोबारा देखेंगे आपको सुविधा है रिवर्स करने की, आपको टीचर डांटने वाला नहीं है, टीचर आपको फटकारने वाला नहीं है। आप अपने मन से कितने भी बार पीछे जा सकते हैं, कितने भी बार रिवाइज कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से जब तक समझ में न आए आप उसे बार बार रिवाइज करते और सीखते जाइए। आकृति की तरफ ध्यान में दीजिए और इसीलिए मैंने आकृति के द्वारा संकेत किया। अब हम चलते हैं कोणों के मापों की तरफ।